अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये जो गेस्ट हमारे साथ है, वैसे तो आप सब उनको जानते हैं, टीवी चैनल्स पे हम देखते रहते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बिल्कुल हमारे साथ जी प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं इंडिया से। थैंक यू सो मच क्या आपने ज्वाइन किया सर। और माय प्लेजर। सर बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। इवन जब आप डांट भी रहे होते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट को तो बहुत मजा प्यार में आता है। प्यार प्यार से प्यार से प्यार से डांटा जाता है, अपनों को ही डांटा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार से डांट रहे हो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनों को ही डांटा जाता है। और हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। आप यकीन करें, आपके कुछ शोज मैंने देखे और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और इसीलिए मैंने सोचा कि आज भी हम कोई ऐसा शो रखें, ऐसी डिबेट रखें जिसमें हम थोड़ा सा हट के बात करें और आपसे मजीद कुछ सीख सकें। तो सर मैं बहुत आपसे बहुत पूछना शुक्रिया। चाह रही थी कि पहले दो सुपर पावर होती थी, रशिया और अमेरिका। तो आपको क्या लगता है कि पहले ज्यादा जो दुनिया थी या वर्ल्ड, पहले ज्यादा बैलेंस चल रहे थे, या ये कि जब सिर्फ अमेरिका रह गया है हमारे साथ सुपर पावर के तौर पे तो हम थोड़े डिसबैलेंस हो गए हैं, ज्यादा अमेरिका का जोर ज्यादा हो गया है दुनिया के ऊपर? नहीं नहीं, देखिए, जिस समय सोवियत यूनियन का वो डिसमेंटल हुआ था और एज ए पावर लोगों को लगा था कि सोवियत यूनियन अब खत्म हो गई है, उसी समय मैंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि ये गलतफहमी है। सोवियत यूनियन एज ए पावर डिसमेंटल नहीं हुआ है, दैट विल रिमेन एज ए पावर। लेकिन इसके साथ साथ देखिए अमेरिकन ने क्या किया कि सोवियत यूनियन को डिसमेंटल करने के लिए उन्होंने चाइना को उठाया ऊपर, ये सोच के कि हम कम्युनिस्ट ब्लॉक से एक कंट्री को तोड़ देंगे। लेकिन अमेरिकन मिसकैलकुलेशन ये गया कि वो ये नहीं समझ पाए कि चाइना एक और सुपर पावर के तौर पे वहां खड़ा हो जाएगा। तो आज ये तीन जो मेजर पावर्स हैं इस समय, दे स्टिल ट्राई टू डोमिनेट द वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है वो हमारे हिसाब से चले, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो हमारे हिसाब से चले। एंड एज यू नो कि देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं हुई थी, लास्ट फेज में जब हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए जो थी उसकी जो अपनी नेक्स्ट प्लान्स बनाई थी, उन्होंने उसी समय ये कह दिया था कि वर्ल्ड वॉर का जो टेम्परेरी अलायंस है सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच का, ये अलायंस ब्रेक करेगा और फिर वर्ल्ड पोलराइज होकर इन दो ब्लॉक्स में रहेगी। नेम खड़ा हुआ, बट इट वाज यूजलेस। नेम वाज डूइंग इन दैट सेंस। अब स्थिति आज ये हो गई है कि आज के जमाने में जो आइडियाज का, डेमोक्रेटिक आइडियाज का जो एक्सपेंशन हुआ है, जो आम जनता के बीच में ये चीजें गई हैं और जनता जानती है कि उसके क्या अधिकार है, उसका कंट्री का क्या अपना इंटरेस्ट है, उन चीज को देखते हुए इस डेमोक्रेटाइजेशन के साथ में अगर कोई वर्ल्ड पावर ये समझे कि वो किसी कंट्री को डोमिनेट कर जाएगी अपने इशारों के हिसाब से, वो आसानी से पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि वो कंट्री खुद जो है ये ना चाहती हो कि हम डोमिनेट हो। अब नेपाल में देखिए ना आज क्या हो रहा है, किस तरीके का स्ट्रगल वहां पे चल रहा है कि एक विंग कुछ कह रहा है, एक विंग वो करना चाहता है, और कल वहां प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व कर दिया पूरी, और अब इलेक्शंस होंगे और पूरे होंगे। तो जो जनता की आवाज है, वो आवाज इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट आवाज बन गई है। आप अमेरिका में ही देख लीजिए कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान और उससे पहले किस तरीके से आवाजें उभर के आई और किस तरीके से हुआ। आप इंडिया में इस चीज को देखिए कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक राइट्स है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको आम आदमी एक्सप्रेस कर रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। और आप देखिए अर्नब के लिए जो मूवमेंट खड़ा हुआ पूरा का पूरा, वो मूवमेंट कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, वो मूवमेंट किसी की ऑर्गेनाइज तरफ से नहीं था, लेकिन यूथ निकल के सड़क पे बाहर आ गया। और ऐसा ऐसा यूथ बाहर निकल के आया जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कंप्यूटर्स का स्टूडेंट है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये लोग पॉलिटिक्स में कभी हिस्सा नहीं लेते। मैं अपने ट्विटर पे देखता हूं, उस पे देखता हूं कि जब मैं हिस्टोरिकल नए फैक्ट्स देता हूं तो ये इस तरीके के यूथ इतने कीन हो करके कि हमने ये हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, हमको ये किसी ने, देखिए मैंने 4 म्यूजियम बनाए थे रेड फोर्ट के अंदर। पीएम ने हमारे उनको इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर 1857 पे, जलियांवाला बाग पे, और इस पे नेताजी बोस पे, और आजादी के दीवाने पे। तो एक दिन मुझे सुबेरे सुबेरे 7 बजे फोन आया, और मैं बड़ा रिलेक्टेंट होता हूँ सुबेरे उठते हुए रात को, क्योंकि देर से सोता हूँ। प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं? मैं कहा जी हाँ। तो कोई खान साहब थे पटना से, साहब मैं बोल रहा हूँ और आपका शुक्रिया अदा करने को फोन किया है। तो मैंने कहा
साहब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे सवेरे सवेरे शुक्रिया कर रहे हैं? कि नहीं साहब, आपने हमारे वालिदों को लाल किले में बिठा दिया है, नहीं हमें आजकल कौन पूछता। उनके जो दादा थे उनको अंग्रेजों ने अंडमान की सजा दी थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और हमने उनका फोटो बकायदा वहां पे लगा करके और उनका पूरा इवेंट दिया। तो मुझसे बोले ये आपने इसी सरकार के टाइम में किया है? मैं कहा इसी सरकार के टाइम में किया है। तो साहब ये फिर क्यों होता है कि मुसलमान और ये? मैं कहा देखिए साहब, मैंने ना हिंदू देखा, ना मैंने मुसलमान देखा, ना मैंने सिख देखा। जिसने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वो मेरे लिए राष्ट्रवादी था, देश का सिपाही था, और मैंने उसके कंट्रीब्यूशन को लगाया। और कई इस तरीके के, नाडू काटरानी करके बलोच था। तो एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां देखी कि एक हमें रिकॉर्ड मिला एक डॉक्टर का, तो काडू मकरानी नाम था उसका। एक डॉक्टर का, नाडू डॉक्टर का वो मिला कि जिसने 300 जो है प्लास्टिक सर्जरी की थी नाक की। तो मैंने अपने स्कॉलर से कहा, मैं कहा भाई जरा सौकिब ये देखो, ये क्या नाक कट रही थी ऐसी कि इतने बड़े सर्जरी का रिकॉर्ड हो गया। तो जो हमने फर्दर रिसर्च की उसमें तो निकला कि वो बलोच था काडू मकरानी, वहां से गुजरात आ गया था भाग करके, और जो भी अंग्रेज को देखता था उसकी नाक काट देता था, और वो डॉक्टर नाडू वो उसकी वो लगाता था। तो इस तरीके के इंस्टांसेस हमने जो है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के, अजीमुल्लाह का रोल जो है 1857 के अंदर, जो बहादुर शाह जफर के उसका रोल है। फिर मैंने दिखाया, अभी साउंड एंड लाइट शो मैंने किया रेड फोर्ट का, कि रेड फोर्ट जो है वो नेशनल सिंबल का बना, क्योंकि मुगल पीरियड में हुकूमत रहा, लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर का था खाली, साउथ और उसका नहीं था। पूरे इंडिया का नेशनल सिंबल कैसे बना? तो मैंने बताया कि 1858 के अंदर जो फर्स्ट सेडिशन ट्रायल हुई ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बहादुर शाह जफर की, वो वहां पे रेड फोर्ट के अंदर, तो उसको एक नेशनल सिंबल की इंपॉर्टेंस मिली। और उसके बाद जब आईएनए में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो और लाल किले पे झंडा फहराना है, और शैगल, ढिल्लो और शाहनवाज इन तीनों के मुकदमे चले लाल किले के अंदर जाकर के, तो उसको एक बड़ी प्रोमिनेंट नेशनल इंपॉर्टेंस रेड फोर्ट को मिली, और पीएम जाके वहां पे झंडा फहराते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमने कई जो है नेशनल टाइम की निकाली 1857 की, और उन चीजों की कि कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर के 1857 के अंदर किस तरीके से लखनऊ के अंदर अल्लाह अकबर और हर महादेव के नारे साथ लगी अंग्रेजों के खिलाफ। आप हैरान होंगी अयोध्या को जान करके कि 1858 में एक मीटिंग होती है वहां पे, और वहां के जो काजी हैं और जो पंडित हैं वो मिलकर फैसला कर लेते हैं इस इशू को लेकर के, मंदिर और ये जो मस्जिद वाला झगड़ा था। और वहां ये होता है उस मीटिंग के अंदर कि नहीं, हमें अंग्रेज से हम लड़ रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना है इस इशू को लेकर के, तो यहाँ पे ठीक है इधर मंदिर बन जाए इधर मस्जिद बन जाए। तो अंग्रेज वापस आते हैं, उन दोनों को जो है फांसी पे चढ़ा देते हैं पेड़ से टांग करके, और वो पेड़ की लोग पूजा करते थे जाकर के। 1988 के अंदर उस पेड़ को जाकर के, सॉरी 1888 में जाकर के उस पेड़ को उस अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर ने कटवाया। तो ये एक दोनों की एकता थी। और आपको एक 46-47 की बात बताता हूं मैं। अरुणा आसफ अली ने एक चिट्ठी लिखी गांधी को, और उसमें यह कहा कि देखिए जो आम इंसान है देश का, वो पार्टीशन नहीं चाहता, आप पार्टीशन के खिलाफ आकर के मूवमेंट लीड कीजिए। जो गांधी ने कहा था कि पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी। तो गांधी ये जवाब देते हैं कि नहीं, और अरुणा आसफ अली ने कई एग्जाम्पल दिए कि अभी वो नेवल म्यूटनी होके चुकी है, पीजेंट मूवमेंट चल रहे हैं, वर्कर स्ट्राइक चल रही है, पोस्टल स्ट्राइक चल रही है, उधर वो खकसार मूवमेंट था पूरा का पूरा। तो गांधी कहते हैं कि नो, दे हैव जॉइंड हैंड्स ऑन बैरिकेड्स। तो अरुणा आसफ अली जवाब देती हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन जॉइन हैंड्स ओनली ऑन बैरिकेड्स एंड एन अपॉर्चुनिटी वाज। मौलाना आजाद ने बहुत बढ़िया लिखा था इसके ऊपर कि our leadership had taken a decision in favor of partition, but the entire country wept over it। मैंने बहुत काम किया है पार्टीशन पे, अभी लियोनार्ड कार्टर के वॉल्यूम्स बड़े नए मतलब। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी रहा है, आपने पार्टी भी ज्वाइन की थी, तो सर क्या चेंज आपने देखा कि पहले के जो पॉलिटिशियंस होते थे या पॉलिटिकल पार्टीज होती थी
वो कैसी थी और अभी क्या हम उसमें चेंज देख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर हम किसी को बुलाते हैं अपने अपने शो के लिए, तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि ये आजकल है किस पार्टी में, क्योंकि कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। ये हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि कौन सी में रोज चेक करना पड़े। लेकिन देखिए, मेरा पर्सनल व्यू में आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी एक कॉमन चीज है कि 47 के बाद में कुछ फैमिलीज ने जो है कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है। अगर हम अपने यहां चलें तो आप कश्मीर से उठा लीजिए, शेख अब्दुल्ला फैमिली, हरियाणा आ जाते हैं देवीलाल फैमिली, और उधर नीचे चले जाइए तो डीएमके की उनकी फैमिली पूरी की पूरी, और हमारी गांधी फैमिली तो नेहरू गांधी फैमिली तो है ही है। तो और यही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हुई है कि जो लीडरशिप है वो डायनेस्टिक लीडरशिप बनती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि एक अच्छे डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए डायनेस्टिक लीडरशिप जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं एक बात बताऊं, जब मेरा फेसबुक अकाउंट था मैंने बंद कर दिया था, मैंने उसमें लिखा था आई एडमायर बेनजीर भुट्टो, क्योंकि जानते मुझे, देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स का मैंने कभी पाकिस्तान को स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि ये जानते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए वो जा रही है और उसकी लाइफ को खतरा है, जो भी उसने मायर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवन हु इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, नॉट फॉर एनार्की। हो ये रहा है कि जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं ये लोग डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, उन लिबर्टीज को यूज करते हैं टू कैरी ऑन देयर ओन मोटो, एंड देयर मोटो इज नॉट डेमोक्रेसी। उनके हर डॉक्यूमेंट में साफ ये लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश द लीडरशिप डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। तो इसलिए उसको वो जिसका एम ही डेमोक्रेसी नहीं है। और मैं तो, आप जब मैंने सीपीएम छोड़ी थी, आप बड़े हैरान होंगे सुन के जब छोड़ी थी, कि जब ज्योति बासु को ये कहा गया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए 96 में, तो मैंने उस दिन बड़ा स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन किया था और 4 आर्गुमेंट्स मैंने दिए थे जो बहुत मीडिया में मेरे रिपोर्ट हुए। और मैंने ये कहा था कि भाई इंटरनेशनली लेफ्ट जो है डिक्लाइन पे है, तो इंडिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में लेफ्ट का प्राइम मिनिस्टर होना एक मायने रखता है। देन यू हैव नथिंग टू लूज। आप लोग प्रो पीपल पॉलिसीज लेके आइए, अगर आपको काम नहीं करने देते आप बाहर आ जाइए। तीसरा, हमने कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसको केवल केरला और बंगाल की नजरिए से ना देखिए। और चौथी बात मैंने ये कही कि भाई मुझे ये मार्क्सिज्म समझाइए कैसा है कि आप या तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी में हिस्सा मत लीजिए, और हिस्सा आप लेंगे तो बंगाल में तो आप गवर्नमेंट बनाएंगे, केरला में आप गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन सेंटर में आप गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे अगर आपको मौका मिलता है। तो ये मार्क्सिज्म मेरी समझ में नहीं आता। एंड दैट वाज माय लास्ट डे इन द पार्टी। 6 महीने बाद एक रिपोर्टर ने टेलीग्राफ की फोन किया, जब ज्योति बासु ने खुद कह दिया कि भाई इट वाज हिमालयन ब्लंडर, कि सर आपके क्या कमेंट्स हैं। मैं कभी मैं क्या कमेंट्स दूं, तो पार्टी में नहीं, व्हाट डू इट। तो इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, तीनों एस्पेक्ट्स को, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड आवर लेजिस्लेटिव। हमारे यहाँ कंट्रीज में, ईस्टर्न कॉलोनीज में, फॉर्मर कॉलोनीज में कंट्री दिक्कत क्या हुई है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर था हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, हम उससे आज तक बाहर नहीं निकल करके आ पाए। आज भी हम बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं साहब फला के वो जो थे वो आईसीएस थे, वो सर थे। और मैंने इस बात को चैलेंज किया, इसमें मेरा क्रिटिसिज्म भी हुआ अभी काफी, कि इंडिया ने अपना पहला गवर्नर जनरल उसको बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को, जिन अंग्रेजों ने लगभग 175 साल तक हिंदुस्तान में मैसेकर्स किए थे, हिंदुस्तानियों को मारा था, हिंदुस्तानियों को लड़वाया था, हिंदुस्तान को बांटा था, हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया था। मैंने कहा पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया इस काम को। तो मैंने कही क्या चीज है ये, हम क्यों उनके गुलाम बने रहे किसी हिसाब से लेकर के। और एक चीज मैं अच्छी कहूंगा कि इंडिया में एक चीज जागृत हुई है, चीज काफी स्ट्रॉन्ग, जो आपने वर्ल्ड पावर्स की बात की थी, कि हम लोग अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें।
चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो तरक्की इंडिया ने की है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर दोनों देशों ने आपस में झगड़ा नहीं किया होता तो वो जो डिफेंस पे इतना पैसा ये सब खर्च होता है, अगर आप ही समझते तो पाकिस्तान भी तरक्की करके कहां गया होता। दिमाग की कमी नहीं है। देखिए जो हमारा दिमाग है, ओरिएंटल दिमाग जो है, मैं बता दूं आपको, आज भी हम लोगों के लोग क्यों जाकर के हमारे इंजीनियर्स नासा में और डॉक्टर्स और ये सब वहां जाकर के डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो वहां तो एक नया मैंने एक नई बात कही है कि 21st सेंचुरी विल बी नोन एज ए सेंचुरी ऑफ मेंटल एनस्लेवमेंट, कि जो वेस्टर्न मॉडल्स ला करके हमारी कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बिना एनवायरमेंटल स्कैनिंग किए हुए, कि वो एजुकेशन के अंदर आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप ले आइए कि ये सही था या ये गलत था, 4 ऑप्शन दे दिए, टिक मार्क करिए। तो जो थिंकिंग पावर है वो आप यंगर जनरेशन की हमारे खत्म कर दीजिए। लेकिन सर गुलाम तो हम आज भी बने हुए हैं ना। हमारे यहाँ अगर मैं देखती हूँ कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सर्कल में अगर कोई इवेंट होता है या कोई हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री से आ जाए, कोई मिनिस्टर हो वहां का कोई भी हो, तो हमारी गुलामों वाली ही हालत होती है। हम उसके साथ ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं जैसे पता नहीं हमें कौन से लड्डू दे देंगे। हम इतना अभी भी जहन हमारा वही है जो शायद उस टाइम पे रहा होगा। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन एक मैं तारीफ करूंगा। आप देखिए मोदी ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने से मना कर दिया था। He didn't meet him very well. And our leader talks at equal terms, आंख से आंख मिला करके। और I don't belong to any political party, let me tell you, and I'm not a spokesperson for any political party, but I am a staunch nationalist. आपने देखा भी होगा मेरे ट्विटर पे लिखा हुआ है determined nationalist. And why I support Modi is for one reason, कि उसने जो आपके पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि जो उसने इज्जत इंडिया को इंटरनेशनली दिलवाई है, जिस तरीके से भी डिप्लोमेटिकली हैंडल किया, ये जो भी कुछ किया, दैट हैज बीन ए मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया। नहीं, इंडिया भी हमेशा जो है वो पिछलग्गू बन करके इसी तरीके से फॉरेन पावर्स के पीछे कभी इधर हाथ करे कभी इधर हाथ करे, वो चलता रहता था। आज इंडिया उस फेज से बाहर निकल करके आ चुका है और मैं ये समझता हूं कि ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और सेकेंडली मैं समझता हूं कि जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी ली जा रही है, जो आज से कई साल पहले ली जानी चाहिए थी, कि ये एक तो ये मेंटल सेटअप खत्म करना कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी पेरेंट्स में रहती है कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, उससे लग करके निकाल करके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और उन चीजों के ऊपर आगे बढ़ाना। और यंगर जनरेशन में इस चीज को लेके काफी एंथुसियाज्म है। दैट इज व्हाई दे सपोर्ट मोदी, दिस मैसिव सपोर्ट। देखिए ऐसे नहीं आ जाती कि बीजेपी को एक जमाने में 2 सीट मिलती थी और आज इतनी सीट लेके पार्लियामेंट में खड़ी हो पूरे उसके ऊपर। दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। अब सवाल ये है कि देखिए इस गुलामी को दूर कैसे किया जाए। इस गुलामी को दूर करने के लिए आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा क्रिटिकल बोलता हूं, मुझे नहीं मालूम कि क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने कुछ किताबें देखी पाकिस्तान की हिस्ट्री की पर्टिकुलरली। अब जिस तरीके की हिस्ट्री उनमें लिखी गई उनमें हंसी आ जाती थी देख करके। कम से कम आप अपने नेशनलिस्ट इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिस्ट्री को लिखिए। देखिए मैं उन हिस्टोरियंस में से हूं, मैं ये मानता हूं कि अगर 2 कम्युनिटीज के बीच में खाई है तो मैं ये नहीं कहता उस खाई के ऊपर ब्रिज बनाओ, क्योंकि ब्रिज बनाओगे तो टूट भी सकता है, क्रैक भी आ सकते हैं। मैं ये कहता हूं इस खाई को पाटा जाए जिससे वो खाई रहे ना। अब उस सिचुएशन में एक सिचुएशन जो आपके यहां बन गई, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो उसको लेकर के सारे इंटरनल इश्यूज को, सारे डेवलपमेंटल इश्यूज को डाइवर्ट करने का एक तरीका ये बन गया कि कोई भी चीज हो तो हर चीज कश्मीर के ऊपर डाइवर्ट कर दी जाए पूरे उसके अंदर। और उसकी वजह से जो डोमिनेशन बना कि मेरे यहां आर्मी जो है वो किसी बिजनेस एंटरप्राइज में नहीं है, मेरे यहां की आर्मी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करती, मेरे यहां की आर्मी जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर रहती है। मेरे यहां हिंदुस्तान की आर्मी पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं करती है।
नहीं, अगर ये होता तो मैं बताऊं आपको, मुंबई होते ही एयरफोर्स ने तो एकदम कहा था कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, बट द पॉलिटिकल लीडरशिप डिडंट गो फॉर इट। तो हमारे यहां वो पॉलिटिकल कंट्रोल मौजूद है, चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है उसके अंदर पूरे लेकर के। तो हम लोग, और ये जो रॉ और ये सब होते हैं, मैं बताऊं आपको, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनल किसी उसके ऊपर नजर रखते होंगे हर जगह, आई भी मेरे पे भी रखते हैं हम लोग नजर, लेकिन उनका इंटरफेरेंस जो है उस तरीके का वो नहीं है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब ये कई बार बात आती है कम्युनिटीज को लेकर के, देखिए 47 में भी जितने मुस्लिम्स ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया उतनी पाकिस्तान की आबादी नहीं थी, डिफरेंट रीजंस, और वो इट इज ए डिफरेंट मैटर, कभी पार्टीशन पे बात करेंगे तो बात करेंगे उसके ऊपर। और आज भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और हो सकता है ये बहुत चीज आपके यहां भी कॉमन हो। मेरा ये मानना है, और मैं इस्लामिक कॉलेज चेन्नई में बोल रहा था, काम 2000 2500 यंग बच्चे बैठे हुए थे, और मैं जब एनजीओ था उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं कहा भाई आप मुझे सुनना चाहते हैं कि नहीं साहब आप खुल के बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। मैंने एक बात कही वहां पे, मैं कहा देखिए मैं मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बैकवर्डनेस है, एजुकेशन की कमी है, जॉब्स की कमी है, गरीबी है। एक लड़की अगर एमएससी कर लेती है तो उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है कम्युनिटी के अंदर। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जो लोग आपके सन 47 से लीडर बन के मुस्लिम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, उनके कुनबे इतने रिच कैसे हो गए? उनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर, और आपसे कहेंगे मदरसे में बच्चे को पढ़ाओ। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं, उनके आप फाइनेंशियल एसेट्स देखिए क्या है, पूरे के पूरे। और मैं कहा जिस दिन आप अपने लीडर्स से उनके गले में हाथ डाल के सवाल पूछने लगेंगे कि भाई तुम कौम की बात करते हो, कौम कमजोर है, तो ठीक है हम कौम कमजोर है, लेकिन हमारी कौम को मजबूत बनने के लिए तुमने कौम को मजबूत नहीं बनाया, तुमने अपने को मजबूत बनाया। मैं कहा उस दिन ये हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है और जो इसको ट्रेंड बना है, और अब देखिए कई फैक्टर उसके अंदर ऐड होते चले जाते हैं फिर एक चीजों के ऊपर। लेकिन आम हिंदुस्तानी, जो मैं आपको आज एक छोटा एग्जांपल देता हूं, 1971 की बात है, जनवरी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एथलेटिक चैंपियन था, तो इंटर स्टेट एथलेटिक्स में हम लोग गए अहमदाबाद। तो खाना खाना था, नॉनवेज खाते हैं हम लोग, हम पांचों लोग निकल के एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, एक रेस्टोरेंट मिला, सबरंग होटल, गए, जाके बैठ गए। लड़का भगा हुआ आया, साहब ये मुसलमान का होटल। तो मैंने कहा क्या हो गया? वो मालिक आ गया। मैं कहा भाई हम खाना खाने आए हैं, और आप खिलाओगे तो खा लेंगे, नहीं खिलाओगे तो चले जाएंगे। तो बोले अच्छा आप नॉनवेज है? हमने कहा नॉनवेज है। तो बोले क्या खा, हमने कहा क्या क्या है मीनू में? कहता ये सब हम पे छोड़ दो। उसके बाद में उसने बड़ी खातिर की, मैं कहा भाई बिल लाओ, वो बिल ना ला के दे। मैं उठ के काउंटर पे गया, मैं कहा भाई बिल। कहता है जी पहली बार हिंदू ने मेरे होटल में खाना खाया, मैं आपसे पैसे कैसे ले लूं? और मैंने उसको एक जवाब दिया कि भाई हम 5 दिन यहां पे हैं, हम रोज खाना चाहेंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं लोगे तो फिर हम नहीं आ पाएंगे। तो 2 मिनट सोचता रहा और फिर कहता है अच्छा मैं आपसे मुनाफा नहीं। और बहुत नॉमिनल उसने चार्ज किया। ये आपस का जो मेल है आम पब्लिक के बीच का, मुझे कई लोग बताते हैं जो पाकिस्तान होके आए हैं, मैं तो कभी नहीं गया, कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जिस तरीके से ग्रो किए मेरठ के अंदर, तो कभी कुछ रॉइट वॉइट भी हो जाता था तो उनके घर पे शिकायत होती थी कि देखो ये हिंदुओं के यहाँ चले जाते हैं, और मेरे घर पे कोई आके शिकायत करता था कि देखो ये मुसलमानों के यहाँ चला जाता है, रॉइटिंग हो रही है। हम लोग हंसते थे उस बात। तो मुझे बताया गया कि यहां से कोई पाकिस्तान जाता है तो उसकी बड़ी खातिर होती है, पाकिस्तान से भी कोई यहां आता है तो सबको मिलाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जिन लोगों ने ये पीपुल्स टू पीपुल कनेक्ट की बात की बड़े दिनों तक, हमारे यहाँ, आपके यहां भी हुई, हमारे यहां भी हुई, वो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट नहीं बन पाया। वो टॉप इलीट टू इलीट कांटेक्ट बन गया कि वो हमारे गए तो उधर कबाब खिला दिए गए, उधर वाले बड़े आए तो उनको जलेबी खिला दी गई, टॉप लोगों में मिलवाया और मामला खत्म करा दिया, और फिर हर कोई अपनी पॉलिटिक्स में चला गया। तो जो आम आदमियों का वो होना चाहिए
वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया इसके, वो नहीं हो पाया, बिल्कुल वो नहीं हो पाया। मैं दुबई में बैठा हूँ, वही होना चाहिए सर, एक वीजा पॉलिसी भी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि ये हो आम तो रहा आदमी है, को भी वीजा मिल सके हो तो दोनों रहा है, तरफ। आपके साथ खुल के बात हो तो रही है, तो बिल्कुल, खुल के बात हो तो लेकिन रही है सर मैं आपके यही साथ। कह रही हूँ कि वीजा पॉलिसीज भी दोनों कंट्रीज की ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोग एक दूसरे के आ जा सके, और आहिस्ता आजू मैं आहिस्ता करके सही। उसमें आपको मैं एक डिफिकल्टी बता दूं, बहुत टेक्निकल में, जो मेरा एक्सपीरियंस है हुआ जी है कि पहले ओपन वीजा पॉलिसीज थी, दिक्कत नहीं थी। बीच में कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए कि जो लोग वीजा लेके वहां से यहां आए वो वापस नहीं आए, और ये फिगर छोटा मोटा नहीं है, इट रन्स इनटू क्वाइट ए फ्यू थाउजेंड्स। माय ओन सिटी ऑफ मेरठ, आई नो देयर 20,000 सच केसेस। उसके ऊपर डिफेंस और इंटेलिजेंस एस्पेक्ट्स जो है वो थोड़ा क्रूशियल हुए उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये चीजें रुकी उसके बाद में, और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज बने इनको लेकर के। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी उसके आने के अंदर। आप बाहर जाइए ना, आपको मैं इंस्टांस बताता हूं 47 का इंडिया हाउस का लंदन में लड़ाई चल रही थी इधर कश्मीर में, और एक तरफ आपके एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर रह रहे थे, एक तरफ इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे, और अंग्रेजों ने दोनों को अलग रख रखा था कि लड़ाई चल रही है और बंटवारा हुआ है। वो एक ने पूछा वो कौन रह रहा है उधर, उसने कहा वो है। उसने पूछा उधर वो कौन रह रहा है, उसने कहा वो है। वो दोनों गले मिलके खड़े हो गए थे। अंग्रेज यूं देख रहा था कि मैं तो इन्हें बंटवा के आया हूं, ये करके आया हूं, ये क्या। तो जो हॉस्टिलिटीज खत्म हो जानी चाहिए थी 47 के बाद के अंदर के, ठीक है एक पार्टीशन डिमांड हुई जो हुई, वो भी मैं नहीं समझता कि कितनी उस डिमांड को लेकर के जो अरमान थे लोगों के वो पूरे हुए, मैं कह नहीं सकता कि बनने के बाद में। लेकिन आप एक चीज नोट करिए, एक एक स्टेटमेंट में दे दूंगा आपको, मेरा आज भी एक चीज मानना है, सर आपके ऑडियो थोड़ी सी फ्रीज हुई है। सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। और आप देखिए लियाकत नवाबी और जो मुस्लिम लीग, सर आप रिपीट कर दीजिए क्योंकि आपके बीच में ये ऑडियो थोड़ी सी ब्रेक हुई थी जी। जी, मेरा मेरा पर्सनल व्यू एक ये है कि जिन्ना वाज ए फेस फॉर पार्टीशन, द रियल फोर्सेस बिहाइंड द पार्टीशन वर डिफरेंट। ओके। और उसका नतीजा ये होता है कि लियाकत अली साहब भी नहीं रहे वहां पे, और डेमोक्रेसी कभी पनपने नहीं दी गई। तो वो एक फ्यूडल सेट और वो जो दूसरे तरीके का मेंटेलिटी थी उसने डोमिनेट किया। लकीली हम लोग बच गए, अब हम लोग फैमिली डायनेस्टिक रूल से बाहर निकल के आ रहे हैं, निकल के चले आए डेमोक्रेसी होते हुए भी, और जबकि अच्छी डेमोक्रेसी रही वही सब किया। तो और अगर आप मेरा पेपर देखेंगे जो मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल डिवीजन का, उसको लेकर के मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद सरकार बनाई और आजाद हिंद फौज बनाई, तो वही जनरल कियानी जो उनके सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे वही आपके लेफ्टिनेंट बने बाद में, जनरल बने बाद में, कर्नल हबीबुल्लाह, शौकत अली उस्मानी जिन्होंने पहला झंडा मोरंग का फैलाया। आजाद हिंद फोर्स के अंदर जो है, आजाद हिंद सरकार के अंदर ये हिंदू मुस्लिम डिफरेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं थे, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि मदरलैंड को हमें आजाद कराना। इसलिए सर मुझे एक चीज मुझे और बताइए कि दुनिया ने तो देखा था ना कि जापान के साथ क्या हुआ था, न्यूक्लियर जो वहां पे फेंका गया था न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने, जो तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी तक हम देखते हैं। तो फिर क्यों ऐसा लगा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को और दूसरी कंट्रीज को कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए, न्यूक्लियर एसिड्स होने चाहिए? और आपके ख्याल से क्या ये हमें कोई प्रोटेक्शन देता है? क्या पाकिस्तान या भारत जो है वो महफूज है उसकी वजह से?
हम तो उल्टा नहीं नहीं, की इबादत करते देखिए रहते देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, मैं तो कई बार ये कहता हूं कि जितने बॉम्ब्स और ये मिसाइल्स और रोज नए आ रहे हैं कि आज ये एक्सपेरिमेंट हो गया, आज ये नया सुपर फाइटर बन गया, आज ये नई सुपर मिसाइल बन गई, तो जो माल्थ्यूजियन थ्योरी है कि ह्यूमन रेस जो है अपने डिस्ट्रक्शन का खुद ही तय करती है पूरा का पूरा, क्योंकि जब आर्म्स बन रहे हैं तो उनका इस्तेमाल भी होगा, और जिस दिन किस दिन सरफरे के हाथ में बटन आ गया किसी इस आर्मामेंट का, तो उसका क्या असर होगा वो नहीं होगा। लेकिन एक मैं बहुत आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ आरजू जी, कि आपका उस पर क्यों पॉइंट है, आप इंटरव्यू मेरा ले रही है, लेकिन एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं आपसे। हम एक बात से थोड़ा परेशान होते हैं, परेशान इसलिए होते हैं कि जब ये मिलिटेंट ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका मैंने कई आपके मौलवी लोगों के, और वो एक लाल टोपी जी वाले हैं, उनके बड़े भाषण सुने हैं मैंने आपकी चैनल्स के ऊपर, कि साहब आपको जन्नत मिलेगी, आप मर जाएंगे इस जंग के अंदर तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में ये होगा और जन्नत में वो होगा। और वो जो चीज पैदा की जाती है, देखिए ये जो मैंने एक बात की आपसे एक ग्रुप की, आप 47 के डॉक्यूमेंट्स उठा करके देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान के ऊपर झगड़ा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। बहुत कम लोगों को मालूम है, ये डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज हुए हैं, ये और ब्रिटिश मिलिट्री सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज होकर पब्लिश हुए हैं। जो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज थी वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज बन गई, और जो पेशावर का एरिया था वो बादशाह गफ्फार खान और उनका था, वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी, और वहां पे पठानिस्तान और पठूनिस्तान की डिमांड हो गई। और पेशावर में एक 7 सितंबर 47 के दिन बड़ा भयंकर रॉयट होता है मुस्लिम लीग पाकिस्तान सपोर्टर्स के बीच में और पठानिस्तान के सपोर्टर्स के बीच में मारकाट होती है, और उसको फिर बचाने का तरीका ये कन्वर्ट किया जाता है कि भाई वो कश्मीर के अंदर हिंदू राजा है, वो पटियाला में सिख राजा है, इन्होंने 47 में बड़े कांटे पीटे हैं, तो आपस में ये मत लड़ो, और उसको एक रिलीजन के नाम के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको। और उसके बाद में जो कबाइलियों के अंदर ये जो डिमांड थी, और अफगानिस्तान ने उसको सपोर्ट कर दिया था पठानिस्तान की डिमांड को, और ये ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तान के आपके उस समय के प्राइम मिनिस्टर और ऑफिशियल्स, कि अगर इधर ये पठानिस्तान पे अफगानिस्तान वाले आ गए, उधर पटेल मौजूद हैं हैदराबाद और इसको लेके, वो उधर से आ गए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो रावलपिंडी तक भर भर के जो है लॉरी से और ट्रेन से, वो सारे रिकॉर्ड्स अब मौजूद हैं, कोई मतलब चुपी हुई बातें नहीं है। वो खुद भी उनका आपके ब्रिगेडियर साहब की किताब है द रेडर्स ऑफ कश्मीर, उन्होंने खुद भी लिखा है उसको लेकर के, उसके ऊपर वो चीज वहां से शुरू हुई उससे। और जो एक प्रॉब्लम है वो बढ़ती 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 चली गई कि उस पर रोज लड़ाई होती है, रोज उसके ऊपर इशू बनता है। अब इन सिचुएशंस के अंदर देखिए, दूसरी बार मैं आपसे कहूंगा, जो अमेरिका और रशिया वाली आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की उस समय जब रशिया का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान के ऊपर। बहुत कम लोगों को एक चीज मालूम है कि रशिया ने इंडिया को यह प्रपोज किया था कि हम इधर अफगानिस्तान से मूव करते हैं और तुम इधर से मूव करो और पाकिस्तान को खत्म कर दो। इंडिया ने मना कर दिया, हम ये नहीं करेंगे। ये चीजें आ गई हैं सामने निकल करके। अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने अपना गेम रशिया से खेलने के लिए उन्होंने आपको फैक्ट्री बना दिया तालिबान की, कि तालिबान पैदा करो। और ये नहीं मालूम कि देखिए हमारे यहाँ जिस इलाके से मैं आता हूं मेरठ के, हमारे एक बड़ी छोटी चीज होती है, मैं उसकी कंपैरिजन करता हूं। क्या होता है कि गांव से लड़का आता है बड़ा हट्टा कट्टा शहर के अंदर, और हमारे शहर के जो लाला जी हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर कहीं उगाई करानी हो, किसी किराएदार को निकलवाना हो, दादा बना देते हैं उसको। जिस दिन लाला जी उसको पैसा नहीं दे पाते, उस दिन वो लाला जी के यहां पे चक्कू रख देता है, मेरी आज की दिहाड़ी निकाल। दैट इज व्हाट हैपेंड विद क्रिएशन ऑफ तालिबान। के जो भी लड़ाई थी, मैं मानता वो लड़ाई लड़ी जाती सोवियत यूनियन के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं थी कि सोवियत यूनियन ने अटैक किया, पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करता है, उसको लड़ करके लड़ता है। लेकिन रिलीजन का जो इस्तेमाल अमेरिकन ने करवाया यहां पे, आप देखिए
वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 रिलीजियस स्टेट्स क्रिएट की गई वर्ल्ड के अंदर, इजराइल एंड पाकिस्तान, विच इज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। और यहाँ पे और सर यहाँ पे वो जैसे मैं कहती हूँ ना, इमोशनल फूल्स रहते हैं बहुत सारे जो फौरन ही वो मजहब के ऊपर चले जाते हैं और रिलीजन को हर चीज में ले आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें मिसयूज किया गया और अमेरिका ने किया या जिसने भी, लेकिन ऐसा हुआ है। और जो आप पहले बात कर रहे थे बिल्कुल जो आप उसकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे थे, तो उसमें भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। पाकिस्तान में एक हकीकत है, हम उसको मानते हैं कि यहाँ पर एक आर्मी का होल्ड रहा है और अभी भी है एक तरह से। अगर अभी की गवर्नमेंट को भी हम देखें तो वो यही कहा जाता है, हमारी कोई गवर्नमेंट भी बगैर आर्मी सपोर्ट के नहीं आती। ये चीज है और पाकिस्तान को बिल्कुल इस पे काम करने की जरूरत है और हमें इसे ताकि निकल के आगे बढ़ा जाए और भारत के साथ भी अच्छे अच्छे टर्म्स हो हमारे। आरजू जी, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही रहेगा कि जितनी जल्दी आवाम जो है, देखिए आर्मी हर देश में होती है, हर देश के लिए जरूरी है, आज से नहीं है, हजारों सालों से ट्रेडिशन चली जा रही है। आर्मी स्ट्रांग होने में, राष्ट्रवादी फीलिंग स्ट्रांग होने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन 21वीं शताब्दी के अंदर जहां हम जनता की बात करते हैं, वहां जब जनता को अधिकार नहीं देंगे तो देखिए, मुझे एक और खतरा है, अगर आप मुझे कहें मैं खुल के बोलूं। जी जी। आपके यहाँ जो इकोनॉमिक जोन ये चाइना बना रहा है, पूरे उसके अंदर अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है। मैं 3 बार चाइना गया हूं, कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स, और उसमें चाइना के अंदर वहां के लोगों को, शायद पाकिस्तान में तो आपको बहुत अधिकार है बोलने के, चाइना के अंदर वहां के लोगों को जो है वो अपनी जुबान से गवर्नमेंट के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों सारा मल्टीनेशनल चाइना में पहुंच गया था इंडस्ट्री लगाने, अमेरिकन और ये ब्रिटिश और सब? क्योंकि वहां पे चीपेस्ट लेबर मौजूद है, वहां के वर्किंग क्लास को कोई राइट्स मौजूद नहीं है पूरे उसके। रूल जो है पॉलिटिकल पार्टी का है, जो पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी है या जो चेयरमैन है या जो लोकल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेक्रेटरी है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हुकूमत नहीं है वहां पे, वो उनकी है। और पूरा सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वहां पे, लेकिन वहां भी आंखें खुल रही हैं। हांगकांग के अंदर जो हो रहा है उसको आम चाइनीज देख रहा है और उस पर वो कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक लोन्स और वो ये लेकर के आप चाहें कि वो कंट्री फिर पॉलिटिक्स भी आपके हिसाब से करे, वो कंट्री अपने डिफेंस भी अपने हिसाब से करे, वो कंट्री आपकी एक्सपेरिमेंट भी अपने आप से करे। ये मेरी समझ में नहीं आता, जिस चीज से पाकिस्तान को जागना होगा इसको लेकर के। नहीं, आगे के टाइम्स के अंदर मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं हिस्ट्री का इस्तेमाल फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस के लिए करता हूं। एक बार मुझसे कहा था किसी ने कि हाउ कैन यू टेल फ्यूचर बाय हिस्ट्री, तो मैंने एग्जांपल दिया। मैं कहा अगर अमेरिकन ने लेसन रन कर लिया होता ना वियतनाम वॉर से, तो वो अफगानिस्तान में घुसते नहीं, आज निकलना भारी हो गया। लेकिन सर मजबूरी है ना सर, पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इतने ज्यादा लोन्स ले चुका है हर किसी से कि चाइना से स्पेशली कि अब हम उसके आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं है किसी में कि जी ये ना करो, ये ना करो। एक उसमें फंस चुका है पाकिस्तान, जिसमें से मुझे एक बात बताइए कि ये इतने लोन्स जो लिए गए हैं, ये पैसा गया कहां? सर खा गए ना हमारे पॉलिटिशियंस, तो बहुत सारा पैसा तो वैसे ही खा जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि करप्शन तो हर जगह होती है, भारत में भी होती है, पॉलिटिशियंस की यहाँ भी होती है। अगर सारा डेवलपमेंट में ही लगा होगा तो हम तो पता नहीं क्या से क्या बनते होते। लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है। पिछली गवर्नमेंट भी यही करती रही थी, नई गवर्नमेंट भी बस लोन उठा रही। उसका तो एक ही तरीका है, आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग एंड आई एम नॉट प्रोवोकिंग फॉर एनीथिंग, लेकिन जनता को हिसाब मांगना होगा। आज हमारे यहाँ जो है जनता हिसाब मांगती है। देखिए हमारे यहाँ किसान सबसे बड़ा जो नेशनलिस्ट फोर्स है वो किसान है कंट्री का, हमारी आर्मी को भी देता है, 1857 में भी जो रोल प्ले किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन आज कुछ चीजों पे अपने हक के लिए खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ने सप्रेस नहीं किया है उसको।
अपराइजिंग को, दे आर सिटिंग, दे आर बीइंग एनकरेज कि भाई ठीक है बात करो, बात सोल्यूशन तो बात करके ही निकलेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे आप क्या होता है, अब हमारे यहाँ उसके अंदर वो जिनपिंजी का जो तबका है नक्सलाइट्स वाला, वो कूद गया है बीच के अंदर, इत्यादि कूद गए बीच के अंदर, कांग्रेस वाले कूद गए। भाई तुम्हारा जिन लोगों का, अगर कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत की और तुमने किसान के लिए अगर किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आकर के। और फिर भी मैं कहूंगा जो किया गया है किसान के लिए इस समय हमारी कंट्री के अंदर, कि आज फर्टिलाइजर के लिए किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ती, बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, 6-6 हजार रुपए हर गरीब किसान की पॉकेट में जाता है बीज वगैरह खरीदने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस किसान को दे दी गई है लेकर के, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस किसान को मुफ्त मौजूद है सारी की सारी लेकर के। एंड ओपनिंग हो रहा है कि भाई कि यही क्यों हो कि किसान से आप तो बड़ा किसान, जो देखिए बड़े किसान जो हैं ये किसान को मंडी तक नहीं आने देते, वो 50 पैसे किलो खरीद के उससे स्टॉक कर लेंगे आलू और प्याज और बेचेंगे 60 रुपए 40 रुपए आकर के दिल्ली के अंदर। तो इन चीजों में जब रिफॉर्म की बात उठ रही है तो नेचुरली जो सेक्शन ऐसा है कि जो खुद भी बड़े बड़े, मतलब इनके हजार एकड़ के फॉर्म्स है, मैं बताऊं आपको जो फॉर्म फार्मर और पीजेंट के अंदर मैं डिफरेंस करता हूं हमेशा, माई रिसर्च इज ऑन पेजेंट मूवमेंट्स टोटल, मैं डिफरेंस करता हूं इनके अंदर। अब वाफा देखिए ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एजुटेशन किसानों का है, वहां ब्यूटी पार्लर मौजूद है, वहां मैसाज सेंटर मौजूद है, मैंने देखा सर काजू बादाम और पिस्ते की। तो उस पे हंसी आती है कि भाई जो मिडिल किसान है, जो पुअर किसान है तो इसलिए लोगों को पूछना होगा, फिर भी लोगों को उठ के सवाल। नहीं सर, बिल्कुल लोगों को पूछना होगा, और आपके जैसे लोग जब आके बात करेंगे तो उससे भी लोगों को एक कुछ सीखने को मिलता है और एक अवेयरनेस आती है। वरना लोगों को तो अपने राइट्स का ही पता नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो आपने पहले बात की थी कि आप पार्टीशन का हमें बताएंगे, तो जरूर मैं और मेरे जैसे वजह इसलिए मैंने कहा पार्टीशन के ऊपर आरजू जी, कि पार्टीशन का जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं वो दोनों देशों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत चीजें दबी रही। मैंने अभी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनर्थिंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री। मैंने खाली इंडिया भारत नहीं कहा है, मैंने 47 से पहले का हिंदुस्तान का है पूरा, अरब नाम दिया हुआ है। बिल्कुल, और सर अटैचमेंट है सर, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं, लोगों को अटैचमेंट है, मुझे भी है। मेरे फादर भी इलाहाबाद से आए थे, अब तो खैर वो मुझे रोकते हैं नहीं इलाहाबाद। मुझे बताया किसी ने आपके। जी बिल्कुल। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो लोग रावलपिंडी से हैं, मेरी वाइफ की फैमिली। शी इज हियर, अभी इंटरव्यू के बाद में मिल रहा था हूं आपसे। तो इनकी मैरिज को शायद 10 दिन हुए थे इनकी मैरिज हुए, और इनको एक फिर कोई मुस्लिम एल्डरली लेडी थी जिन्होंने अपने घर में बचा के रखा था, और बाद में इनके कजन कोई आर्मी में थे, फिर वो जीप में इनको रेस्क्यू करके लाए वहां से। और मैंने एक चीज कही है, उससे में आप इंटरव्यू खत्म करिएगा। हम लोगों ने क्या किया दोनों तरफ की कंट्रीज में कि 47 के अंदर जो वायलेंस हुई, जो किलिंग हुई, अबडक्शन हुए, रेप हुए, मर्डर हुए, हमने उस हिस्ट्री को याद रखा। लेकिन उस पीरियड के अंदर जिस पड़ोसी ने पड़ोसी की जान भी बचाई, वो भी हिस्ट्री है, वो किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं मिलती। वो हम अगली जनरेशन को नहीं पढ़ाते हैं कि जहां हेट्रेड थी, जहां डिमांड थी पाकिस्तान की या उस चीज की, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये डिमांड नहीं चाही, जो प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, एक दूसरे को बचाया भी। क्योंकि अगर हम प्यार और मोहब्बत की हिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहां आपके यहां आर्मी को ये मिल गया कि भाई झगड़ा। और वो, अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं आपसे, कश्मीर को लेकर के मान लीजिए क्लैश है, इसको हिंदू और मुसलमान क्लैश में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? आपके एक नेताजी वो भाषण दे रहे थे, आपके मिनिस्टर साहब, कि जिस तरीके से मोहम्मद गजनवी ने जाकर के सोमनाथ को तोड़ा था, हमारी फौजें फिर जाके सोमनाथ को उस तरीके से तोड़ेंगी। और उसका नेचुरली, देखिए उसका नेचुरली रिएक्शन ऐसा है कि मेरा जैसा भी उनको जवाब देता है, आइए साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आज 10वीं शताब्दी नहीं है, आज 21वीं शताब्दी है।
तो सर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका यही चूरन बिकता है ना यहाँ पे। आज भी वो शेख रशीद साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, टीवी पर आ रहा था, वो कह रहे थे कि अब जो जंग होगी भारत से वो आखिरी होगी, उसके बाद वो तो मंदिर में उन्होंने तो घंटियां नहीं 500 बजेगी। ग्राम के, तो मैंने कहा उन्होंने कि तो ये क्यों कहता है। आधे पाव के और एक पाव के भी वो बना रखे हैं उन्होंने हाँ। एटम बम। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो। बड़ा आजाद कभी कभी हमारे टीवी पे दिखाते हैं तो मतलब जब थक जाते हैं ना हम लोग काम करके, तो एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी खोल लेते हैं, तो हंसते हंसते हालत खराब हो जाती है उसके ऊपर। सर हम भी क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, हमारा आप भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, कम से कम मिनिस्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दें। मैं समझ सकता हूं कि जो फेनी टेक है वो खिलाफत करता है, वो करता है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज के अंदर जब वॉर भी होती है तो डिप्लोमेसी भी होती है। मैं मोदी जी की इस बात की बहुत तारीफ करूंगा, हालांकि हमारे यहाँ कई लोग पूछते हैं कि ये क्यों गया था वहां पे लाहौर, वहां से लौटते हुए अफगानिस्तान से, जब उनके लड़की की शादी थी किसी की फैमिली के अंदर, नवाज शरीफ जी की, तो वहां चले गए थे। क्यों गए थे? इट वॉज ए जेस्चर। उनको इनवाइट करना अपने उसके लिए इट वॉज ए जेस्चर, कभी लेट अस लिव इन पीस, लेट अस वर्क टुगेदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जो कभी ये चाहेगा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो, क्योंकि जिस दिन वो रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं उसका जो डोमिनेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वो खाता है, वो डोमिनेशन खत्म हो जाए। लेकिन सर हमारे जैसे लोग मौजूद हैं और हम कोशिश मौजूद है। करते हैं कि जब मुझे तक कितना मजा आ रहा है आपसे बात करने के अंदर, कितना मुझे भी मजा आ रहा बहुत अच्छा लगा सर। और है। आप जरूर आइएगा, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, आप जरूर इस्लामाबाद आए, साथ ही रावलपिंडी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जरूर, मैं एक्चुअली तक्षशिला देखने में बहुत इंटरेस्ट, Hello. माय वाइफ हेलो त्रिपत, त्रिपत I'm from Rawalpindi. My mother is from Rawalpindi. to be with ओके एंड आई एम इन इस्लामाबाद अच्छा नेक्स्ट हाँ टू देखो रावलपिंडी गाइस। Tripat comes from Tripat comes from a Sikh family. ओके मेरी शादी गुरुद्वारे में हुई थी। my dadi was the principal in Rawalpindi. ओके रावलपिंडी स्कूल। तो हाँ school. She was principal. मेरे नानके भी लाहौर से थे, मेरी मौसी वगैरह सब लोग लाहौर से थे पूरे। दैट्स वेरी नाइस। और इधर से माय फादर वाज फ्रॉम इलाहाबाद एंड माय मदर इज फ्रॉम दिल्ली। Actually, I want to see Rawalpindi. I don't know the home is there or not. I do not know because my mother is no more, my father is no more. But I want to come to there. Ma'am, you are most welcome. Please visit anytime, whenever you like, and just feel like home. I bet you that you will feel like home. Sure. Thank you so much, sir. Thank you. That's a real pleasure. Thank you very much. Thank you so much, sir. So और kind of you. मुलाकात फिर होगी। Nice to meet you, Arju ji. Same here, ma'am. Same here. Thank you. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you.